आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। उसने रोज तिरछी नजरों से देखी और नजरों से देखी तब आधा एगो सदा निरा प्रेम की। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, यदि आप क्लास 12th के बच्चे हैं और हिंदी साहित्य का जो आपका सिलेबस है गद्य और पद, जिसमें गद्य में जो चैप्टर्स है उसमें कहानी और निबंध पहचानने में आपको अगर समस्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, कुछ आपको चैप्टर का नाम दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि सर ये निबंध है या फिर कहानी, सर बात ना। तो ये अगर आपको पहचानने में समस्या आता है तो आप हमारे साथ एक लाइन ध्यान रखेंगे। क्या याद रखना है आपको कि उसने रोज तिरछी नजरों से देखी। अब बोलोगे सर ये गाना का बात है, तो सर गाना गाने में क्या है? देखिए, हर संसार का आदमी जो है वो गाता ही गाता है, भले ही कोई बाहर मंच पे गाए तो कोई घर में गाए तो कोई अकेले में गाए तो कोई बंद कमरा यानी बाथरूम में गाए, लेकिन गाते ही लोग हैं। हर प्राणी कोई गाना गाए तो कोई गीत ही गाए, सर बात ना। तो गाने में क्या है, जब उससे काफी सारे फायदा है। और ऐसे भी गद्य तो आप काम चला लेंगे, जब पद में आप आइएगा और पद खंड में जो कविता वगैरह जब आप पढ़ेंगे या श्लोक वगैरह ये सब, तो वहां बिना सुर का आप कैसे चलिएगा। तो चलिए आज लजाइए नहीं, शर्माइए नहीं और आज से स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ। अगर आपको गाने नहीं आता है तो मजा तो ले सकते हैं ना, चलिए मजा लीजिए। अब ये ध्यान सुनेंगे कौन कौन कहानी है, इसको याद रखने के लिए आपको इतनी बातें याद रखना होगा कि उसने रोज तिरछी नजरों से देखी। और यदि चाहते हैं कि निबंध भी क्लियर हो जाए तो ये भी बात आपको याद रखना है, बात आधा एगो सदा निरा प्रेम की। तो अगर ये भी आप याद रखते हैं तो आपको निबंध भी पहचानने आ जाएगा। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। जैसे ही आप गद्य खंड का सिलेबस निकालेंगे, चैप्टर्स जो आप सबसे पहले नोट डाउन किए होंगे, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये ध्यान रखेंगे, उसने कहा जो आपका चैप्टर है वो कहानी है। और कहानी का एक क्रम इस गाने के हिसाब से लिखे हैं। ये पहले जो आप देख रहे हैं उसने कहा, ये क्या है सर? तो कहानी है और ये पहला कहानी है। दूसरी बात कर ले तो ये रोज है और तिरछी यानी जो तिरछ जो है वो आपका, ये ध्यान रखेंगे, तीसरा कहानी है। तो ये रहा 3 कहानी। अब निबंध कौन सा है? तो जैसे ही सेकंड जो गुनगुनाए आप कि बात आधा एगो सदा निरा प्रेम की, तो यहाँ बात जो है ये आपका बातचीत है जो कि निबंध है, बालकृष्ण भट्ट जी का लिखा हुआ है। और आज इन्हीं के पाठ्य परिचय के ऊपर में देखेंगे, लेखक परिचय मेन जो है वो आपका आज के वीडियो क्लास में होने वाला है। ये तो बहुत सारे बच्चों की समस्या था, तो चलिए शुरू कर दिए वीडियो के प्रारंभ में ही, ताकि आप ध्यान में रखेंगे जब इसको पढ़ाया जाएगा तो ये भी आपको ध्यान में रहे कि सर ये निबंध ही है। ऐसे सभी बातों पे चर्चा करेंगे। आप कहानी जब पढ़ेंगे तब वहां जानेंगे कि ये निबंध है, ये कहानी है, तब आपको बेहतरीन ढंग से, यानी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन निबंध है कौन कहानी, क्योंकि कहानी और निबंध का अर्थ भी हम आपको बताते चलेंगे। तो आइए अब हम लोग देखें। पहले ये जो बात लिखे हैं ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, बातचीत। दूसरी आपका सिलेबस में है सर अर्धनारीश्वर, ये ध्यान से सुनेंगे। और तीसरा के बात कर ले एगो, यहाँ पे गाने का भाव में जो लिए हैं यहाँ पे है एक पत्र और लेख, ध्यान रखेंगे। और तीसरे के बाद जब चौथे की बात करें सदा नीरा, तो सदा नीरा यानी ओ सदा नीरा, ये ललित निबंध है, तो ये भी हम इसी को दायरा में ले लिए। और इसके अलावा प्रेम जो लिखे हैं ये 5वां नंबर हम दे देते हैं। तो ये प्रेम में ध्यान रखेंगे प्रगीत और समाज जो आपका है वो भी। अगर इतनी बातें आप याद रखते हैं तो आपको कहानी और निबंध दोनों याद रखेंगे, छांटने में आपको समस्या नहीं होगा कि कौन कहानी है और कौन निबंध है। जैसे अगर कहे कि ओ सदा नीरा, बताइए ये ललित निबंध है कि कहानी है? तो उसने रोज तिरछी नजर, उसने कहा रोज
जो है तिरछ है, तो ये केवल कहानी है और बाकी जो गाने के क्रम में लिए ये सब क्या है तो निबंध है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपसे कि अब आपको कहानी और निबंध दोनों क्लियर हो गए, तो धीरे धीरे करके बाकी चीजों को भी क्लियर करते चलेंगे। अब आज का मेन वीडियो क्लास ध्यान से सुनेंगे आपके लिए बातचीत के लिए लेखक परिचय। फर्स्ट आपका गद्य खंड का आप जब सिलेबस निकालेंगे तो सिलेबस में गद्य खंड के पहले चैप्टर आपको मिलेंगे सर बातचीत। और बातचीत के लेखक कौन है, तो लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। अब सिंपली बात है कि ब से ही बातचीत और ब से आपका बाल कृष्ण भट्ट। अब ये ध्यान सुनेंगे, बहुत सारी चीज है जिसको आराम आराम से हम लोग चलते रहेंगे। अब ये लेखक परिचय के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले लेखक परिचय में होता है जन्म वगैरह, लेकिन इन सभी से पहले बता दें कि ये जो लेखक है हिंदी साहित्य में, तो ये ध्यान रखेंगे इस लेखक को कौन से युग में रखा गया है। तो हिंदी साहित्य का जब इतिहास आप निकालेंगे तो उसको कई कालों में विभाजित किया गया है, कई कालक्रम देखे हैं, जिसमें सबसे पहले जो काल आते हैं उसको कहते हैं सर आदिकाल। और आदिकाल लगभग देखें तो 1000 से लेकर करके और 1350 यानी 1350 ईस्वी तक आदिकाल। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो 1350 से 1650 की अगर बात कर ले भारत में, तो ये याद रखेंगे आदिकाल के बाद भक्ति काल का दौर। इसके बाद भक्ति काल के बाद आएगा आपका रीति काल, जो कि 1650 से लेकर के 1850, ध्यान रखेंगे बात को। और ये आपका जो होगा वो रीति काल होगा। और फिर 1850 से लेकर करके 1850 ईस्वी से लेकर के और अब तक का जो समय काल है सर, इसी को कहेंगे आधुनिक काल। और ये ध्यान से सुनेंगे तो आधुनिक काल के ही ये लेखक है जिनका नाम बालकृष्ण भट्ट है। अब कहोगे कैसे सर, तो इनके सबसे पहले आइए जन्म के ऊपर में देख लें। इनका जो जन्म हो रहा है वो याद रखेंगे 23 जून को। कब हो रहा है सर, 23 जून को। बाकी हिस्ट्री के बच्चे होंगे तो उनको और भी हम जोड़ करके आगे बात करा देंगे। जब प्लासी का युद्ध हम आपको कराएंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि 23 जून 1757 में ही प्लासी का जो है से कि वो युद्ध होता है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून और इनका बालकृष्ण भट्ट जी का भी जन्म जो है वो 23 जून। अब ये याद रखेंगे 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हो रहा है। कहां हो रहा है, तो इनके निवास स्थान भी अभी देखेंगे। देखिए हम एक एक चीज को लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, ऑलरेडी लिख करके लाएंगे तो खाली ऐसे ऐसे रिवीजन कर देंगे तो थोड़ा सा आपको कम ध्यान में रहेगा, याद कम होगा। तो चलिए ध्यान से सुनेंगे। 1844 में 23 जून को इनका जन्म हुआ। तो अब इनके टाइम पीरियड देखेंगे 1844 में। अब ये चलते रहेंगे, इस समय बहुत सारी चीजों के ऊपर में बात करेंगे कि ये कौन से स्कूल में अध्यापन का कार्य, टीचिंग का काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ जब डेट आप देखेंगे सब 1888 सब देखेंगे। पत्रिका लाएंगे 1877 में, ये पत्र निकालेंगे मासिक पत्र। तो इस सब समय काल को देखो तो 1900 से पहले का है, यानी ये याद रखेंगे ये भारतेंदु युग के हैं। आप कहोगे कि सर आदिकाल बता के भारतेंदु युग में लेके आ गए, तो देखिए आदिकाल को ही और भी कई पार्टों में विभाजित किया गया, कई युगों में। जैसे इसी में आप लोग द्विवेदी युग, छायावादी युग, अलग अलग युग देखिएगा। तो आदिकाल के सबसे पहले जो युग होगा उस युग को ही कहते हैं भारतेंदु युग। ये ध्यान से सुनेंगे। और ये भारतेंदु युग के ही याद रखेंगे ये लेखक हैं, कभी नहीं, ये याद रखेंगे लेखक है। क्योंकि जो ज्यादा याद रखेंगे गद्य की रचना करेंगे तो गद्य की रचना करने वाले को क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। जो पद की रचना करेंगे वहां पे बहुत सारे कविता, श्लोक वगैरह ये सब जब लेंगे तो वो कहलाएंगे सर आपका कवि। तो आप याद रखेंगे इनको लेखक ही कहेंगे, यहां कवि हम नहीं कहेंगे। सब चीज आपको बताए, जब वीडियो क्लास में कभी कवि बोला जाता है तो आप ये नहीं समझिएगा वो बोलने के क्रम में ध्यान नहीं रहता तो बुलाता, लेकिन आप ध्यान रखते चलेंगे। अब ये याद रखना है। तो आधुनिक काल के सबसे पहले युग जिसको कहते हैं भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग के ही एक लेखक है। ये पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है, तो याद रखना होगा भारतेंदु युग। जन्म कब हो रहा है सर, तो वही जब प्लासी का मैदान में एकदम लड़ाई होगा 23 जून, तो खाली डेट ध्यान रखेंगे 23 जून 1844। अब ये ध्यान से सुनेंगे। इनके मृत्यु के बाद यानी निधन की बात कर ले तो ये होता है सर 20 जुलाई
जुलाई को, ये याद रखेंगे, जून जुलाई, जून के बाद जुलाई, ये ध्यान से सुनेंगे। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आता है ना जी, तब ध्यान रखेंगे जन्म लेंगे जून में और मरेंगे जुलाई में। ऐसे भी जन्म पहले होगा तो बाद में ही आदमी मरेगा, तो जून में इनका जन्म होगा, जुलाई में ये मरेंगे। और बस ध्यान रखेंगे ये तो सब जानते हैं कब मर रहे हैं, तो ईस्वी ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1914 में याद क्या आप रखेंगे, जिस वर्ष दुनिया में, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लोग भी जानते हैं जी, दुनिया में जो भी पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआती होती है कब, तो 1914 में। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध माना जाता है। 10वां में तो पढ़ के ही सब लोग बच्चे आए होंगे, चाहे आप आर्ट्स से होंगे, चाहे कॉमर्स से होंगे, चाहे आप साइंस से होंगे। आज ना आप इस सब में है जी, 10वां में तो प्रथम विश्व युद्ध पढ़वे किए थे आप लोग। तो अब ये ध्यान रखेंगे बात को यहाँ पे हमारी, कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है उसी वर्ष बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु हो जाती है, और जून में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब होगा, तो जून के बाद मरेगा आदमी, बाद में जुलाई। इतनी बातें आपको याद है, एकदम आराम आराम से देखते चलेंगे। हिंदी कोई भारी नहीं है, केवल मन में आपका बैठा है। आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं, सब चीज आपको किताब में मिल जाएगा। इसके बावजूद अगर बोर फील होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आते ही हैं आप ही के काम को आसान करने के लिए। चलिए अब ये ध्यान से सुनेंगे, इनके माता पिता के बात कर ले तो आप ये याद रखेंगे, इनके जो माता है वो है आपका पार्वती। ये याद रखेंगे माता का नाम क्या है, तो पार्वती। आप ऐसे याद रखेंगे बेनिया डोलावा पार्वती, याद रखेंगे बेनिया डोलावा पार्वती। तो इनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखेंगे, और माता का नाम है बेनिया डोलावा के पार्वती। तो इनके माता का नाम है सर पार्वती। तो माता हो गई इनकी पार्वती, और अगर पिता की बात कर ले तो ये हो जाएंगे आपके बेनी प्रसाद भट्ट। एकदम वीडियो से भाग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आराम आराम से देखेंगे, बहुत सारी चीज आपको यही क्लास में ही याद करा देंगे। चलिए आपको याद रखना, जब भी इनके माता पिता की बात आ जाए बाल कृष्ण भट्ट के, तो आपको याद रखना है बेनिया डोलावा पार्वती। समझ रहे बात ना, तब बेनिया डोलावा पार्वती बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता है। अब देखिए इनके पिताजी ही टाइटल लगाते थे भट्ट, और ये भी टाइटल लगाएंगे बालकृष्ण भट्ट। सर बात तो एक तो बेनिया डोलावा बेनी प्रसाद याद रखेंगे, भट्ट दोनों में रहेगा, बाप के भी टाइटल में और बेटा का भी टाइटल में। क्लियर। चलिए के डोलाएंगे जी, तो पार्वती जी डोलाएंगे। शंकर भगवान को नहीं देखे हो डोलाते रहते हैं, तो ये पार्वती हो गए इनके माता। अब रह गई बात निवास के कि ये कहां भाई इनका जन्म हुआ था, तो ये याद रखेंगे इनका जन्म तो ऐसे स्टेट की बात कर ले तो यूपी में, और यूपी के एक प्रमुख अगर जगह की बात कर ले तो ये जगह इलाहाबाद है। ये याद रखेंगे ये जगह कहां है सर, इलाहाबाद। लेकिन यहां पे जानकारी हम आपको दे दे कि अब इलाहाबाद का नाम बदल गया है, जिसे आप सब जान रहे हो कि नरेंद्र मोदी के काल में जब से प्रधानमंत्री बने हैं काफी सारे चीजों का नामकरण ही चेंज हुआ है। कई बंदरगाहों का नाम बदल गया है, कई जो है नेशनल हाईवे का नाम बदल गया है, कई स्टेशन का नाम बदल गया है। जैसे आप जानते होंगे कि पहले जो है कि अभी खास कर करके मुगल सराय जंक्शन आप जानते होंगे, पहले मुगल सराय जिसको कहते थे, अब मुगल सराय का नाम बदल कर करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो यहां पे इलाहाबाद का भी नाम बदल गया है और उसका नाम बदल के हो गया है प्रयागराज। तो अब आप याद रखेंगे प्रयागराज, याद रखेंगे जब अगले साल के एग्जाम में नए पैटर्न से आएंगे तो हो सकता है कि अगर आपको ऑप्शन में इलाहाबाद ना दे करके और प्रयागराज देगा तो आपको घबराना नहीं है, इलाहाबाद का ही नाम हो गया है प्रयागराज। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में याद रखना है इनका जन्म हुआ है सर कहां पे, तो प्रयागराज में यानी इलाहाबाद। मृत्यु की बात हम लोग कर ही लिए तो इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए एक बार सोचिए जन्म कब हो रहा है, जून में कि जुलाई में, तब पहले आदमी के जन्म होगा फिर आदमी मरेगा, तब पहले जून आता है फिर जुलाई आएगा, तो जून में इनका जन्म हुआ। और कब, तो प्लासी का युद्ध 23 जून याद रखेंगे, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। तब से हमारे यहां अंग्रेज हुकूमत जो है कि स्टार्ट करता है, सर बात ना। तो अब ये ध्यान रखेंगे 23 जून 1854
1844। चूंकि अब हम कह रहे कि भारतेंदु युग के है तो 1700 नहीं समझिएगा, 1700 में तो भारतेंदु युग आएगा ही नहीं। 1850 से लेकर करके ध्यान रखेंगे 1900 तक के समय काल को भारतेंदु युग कहा गया है। तो ये भारतेंदु युग के है तो 1800 होगा, तो 1844। और मृत्यु तो एक महीना कब होगा, जून की जुलाई, तो जुलाई ही होगा। ठीक है, अब ये जुलाई में भी 3 दिन पीछे खिसका दीजिए, तो जन्म लिए थे 23 के 3 दिन घटा दीजिए तो 20 जुलाई। अब मरे कब थे, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी उसी वर्ष। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें। माता का नाम क्या है, तब पार्वती डुलाएंगे बेनिया, तब पार्वती माता। पिताजी भाई बेनिया डोलावा पार्वती, तब पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। चलिए इतनी बातें आपको सब याद रखते चलेंगे, सबसे प्रश्न बनेंगे आपको ऑब्जेक्टिव। अब बात आते हैं इनके थोड़ा सा शिक्षा दीक्षा के ऊपर में कि ये का भाई का पढ़े नहीं पढ़े। सबसे पहले शिक्षा की अगर हम बात कर ले तो ये जो है सबसे पहले ये संस्कृत में जो है अपना शिक्षा जो है कि उत्तर प्रदेश में ही ग्रहण कर रहे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद ध्यान से सुनेंगे, पहली बार 1800 याद रखना है आपको 67 ईस्वी में, ये यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दे, इसको बढ़िया से सुनेंगे। पहली बार याद रखेंगे 1867 ईस्वी में प्रयाग के एक मिशन स्कूल था और वहीं पे याद रखेंगे इन्होंने एक एंट्रेंस का एग्जाम दिए। ये ध्यान से सुनेंगे, एंट्रेंस का एग्जाम यानी एक तरह से आप समझेंगे बुक्स में इस तरह से एंट्रेंस परीक्षा मिल जाएगा, ये वो हिंदी और वो अंग्रेजी। तो याद रखेंगे प्रवेश करने के लिए परीक्षा में बैठे ये और एग्जाम दिए। अब ये ध्यान सुनेंगे और एग्जाम के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1869 से लेकर के 1875 तक इसी स्कूल में, कहां पे भाई, तो प्रयाग में जो मिशन स्कूल था, जिस स्कूल में ये प्रवेश होने के लिए माने पढ़ाने उड़ाने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे, तो यहां पे इनको लगभग 6 सालों तक जो है वो पढ़ाने का मौका मिला। यानी 6 सालों तक इसी प्रयाग के मिशन स्कूल में ये जो है क्या करवाएं भाई, तो ये टीचिंग किए, यानी लोगों को अपना जो है कि संस्कृत वगैरह इस सब का पाठ कराते रहे। ठीक है, कब से कब, तो 1869 से लेकर करके और 1875 लगभग 6 साल आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1885 की बात कर ली, सब जब डेट आता है तो घबरा जाते हैं, कोशिश करें कि ज्यादातर इसी चीजों से घटनाओं से जोड़ करके और जोड़ दे करके पढ़े तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। 1885 में ध्यान रखेंगे ये CAB स्कूल में याद रखेंगे संस्कृत का ये बच्चों को पाठ जो है वो पढ़ाते रहे, यानी ये टीचिंग अपना की। कौन से स्कूल में सर, तो CAB, यहां पे जब जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए क्या 1885 CC तो CAB याद रखने हैं, जब भी डेटावा लेंगे ना तो अपने आप स्कूलवा आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, ये 1885 तक कहेंगे C तो CAB, ऑप्शन देख के नहीं मार दीजिए, जब दे देगा CAB तब ये ध्यान रखेंगे। तो CAB में स्कूल जो था, उस स्कूल में ये संस्कृत का अध्यापन के रूप में ये कार्य किए। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे 1888 में कहते हैं कि प्रयाग के एगो स्कूल है, इस स्कूल का नाम है कि कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज। ये ध्यान से सुनेंगे, ये एक स्कूल है, इस स्कूल को उत्तर प्रदेश में काफी प्रतिष्ठित स्कूल के नाम से आप जान सकते हैं भाई, क्योंकि खास करके यहाँ बाल कृष्ण भट्ट जो है वो अपने अध्यापन का कार्य यहाँ पे भी किए हैं, तो ऐसे ही प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे, तो एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम क्या है, तो कायस्थ पाठशाला, और इसी कॉलेज में ये अध्यापन के लिए ये नियुक्त हुए। कब नियुक्त हुए हैं, तो 1888 में। डेट ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो 44 में इनका जन्म हुआ और ये एंट्रेंस एग्जाम कब दिए, तो 1867 ईस्वी में ये सफल शायद रहे होंगे, तो इनको तुरंत जो है कि 1 साल के बाद इनको पढ़ाने का अवसर मिल गया और 1869 से लेकर के 75 लगभग 6 साल तक इसी प्रयाग के मिशन स्कूल में ये पढ़ाते रहे। और उसके बाद ध्यान रखेंगे 1885 CAB स्कूल में ये संस्कृत पढ़ाएं। उसके बाद से 1888
1888 ईस्वी में प्रयाग के एक इंटर स्तरीय जो आपका कॉलेज था वहां पे भी ये पढ़ाने के लिए इनको नियुक्त किया गया। लेकिन यहां पे समझना यह है कि 1888 में जब ये नियुक्त हुए थे तब वहां इनके थोड़ा उग्र स्वभाव के ये आदमी थे। उग्र स्वभाव का मतलब समझेंगे थोड़ा गरम टाइप के आदमी, होटेस्ट माइंड का, सर बात है ना, ये गरम दिमाग के आदमी थे, बीपी वगैरह बढ़ जाता था इनका। तो ये उग्र स्वभाव के कारण याद रखेंगे वहां से ये पढ़ाने के लिए सब चीज छोड़ दिए कि हम नहीं पढ़ाएंगे। अब ये त्याग दिए तो ये ध्यान रखेंगे अब त्यागने के बाद ये केवल लेखन के कार्य पर ही निर्भर रहे। बढ़िया से समझेंगे 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इनकी बहाली हुई थी और कुछ दिनों तक वहां पढ़ाए और उसके बाद जो है कि उग्र स्वभाव के कारण इस पाठशाला को उनको क्या करना पड़ा, तो छोड़ देना पड़ा, त्याग देना पड़ा और उसके बाद से ये लेखन के कार्यों पर ही केवल निर्भर है। ये तो बात हो गई थोड़ी वृत्ति की। अब आते हैं थोड़ा परिस्थिति के ऊपर में। हर वो आदमी है कि जिसके जीवन में कुछ बहुत ही खास परिस्थिति होता है, खास करके वो समय, वो घड़ी कि जब कोई आदमी खास करके जब सक्सेस पे चल जाता है तो सक्सेस के जस्ट पहले जो परिस्थितियां आता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, वो तो देखने योग्य होता है। सक्सेस के बाद लगभग परिस्थिति छोड़ ही दे, लेकिन अगर किसी के जीवन में अगर परिस्थिति को झांकना है ना तो सफलता से पहले के परिस्थितियों को झांकिए, बड़ा ही कठिन और बड़ा ही मुश्किल का दौर होता है। तो चलिए हम लोग बाल कृष्ण भट्ट के अगर सफलता के पीछे अगर हम लोग देखें, ये बहुत सारे रचनाएं, निबंध, ये सब लिखने से पहले की अगर हम बात कर ले तो इनके पास में परिस्थितियां क्या है, तो परिस्थितियां यही थी कि देखिए इनके जो पिताजी थे वो एक पेशे से व्यापारी थे। ये ध्यान से सुनेंगे, व्यापारी थे और व्यापारी जब थे तो हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो जो भी पिताजी का जो व्यवसाय का जो काम है, व्यापारी का काम है, उस पैतृक व्यवसाय किनके अंडर में आ गया, तो बाल कृष्ण भट्ट के अंदर में, कि भाई अब उनको उन व्यवसाय को, उन बिजनेसों को यही संभाले। लेकिन शायद इनका बिजनेस वगैरह में मन नहीं लगता होगा, लेखन कार्य में इनका दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही लगता होगा। तो हुआ क्या, यहां पे ध्यान से समझेंगे कि जो भी पैतृक जो व्यवसाय थे, पैतृक जो व्यवसाय थे या संपत्ति वगैरह, अब इन सभी चीजों में इनको जो है से कि मन नहीं लगता था। तो घर में इनको कलह होते रहता है, यानी गृह कलह लिखा गया है बुक्स में, ध्यान रखेंगे, यानी वही नोक झोंक टन टून घर में होते रहता था। जिसके बात करते हैं कि फाइनल डिसाइड कर लिए कि अब हमको घर में नहीं रहना है। बाकी सब सदस्य जो है, जो भी परिवार के लोग आते होंगे, कहते होंगे कि क्या करवे बाबू, पिताजी है नहीं, तो यही पैसा से आ रहा है, घर परिवार चल रहा है, इसको कैसे संभालो, सर बात ना। और इनका जो मन था वो लेखन में था। तो जो भी इनके परिस्थितियां रहे होंगे, ये जीवन के लिए इनके पास बहुत ही खतरनाक परिस्थितियां हैं कि अब ये क्या किए कि सब घर पाट के त्याग दी, पूरा घर उड़ छोड़ करके और ये घर छोड़ के चले गए। तो जब घर में रहते थे तो पैतृक संपत्ति से इनको खाने पीने जो भी होगा अपना लाभ तो मिलता ही होगा, लेकिन अब कहते हैं कि ये आर्थिक रूप से बहुत ही दिक्कत में थे, तंगी में थे जब ये घर छोड़ दिए थे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि इन्होंने घर छोड़े हैं लेकिन अभी भी लिखने का कार्य नहीं छोड़े हैं और यही लेखन शैली के बदौलत कहते हैं कि इस भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र के बाद ये जाने माने जो है वो आपका लेखक कहलाते हैं। तो चलिए अब ध्यान रखेंगे, ये तो रह गई इनके थोड़ी परिस्थितियां और थोड़ी शिक्षा के। अब हम लोग बात कर ले कि रचनात्मक सक्रियता जो आपके बुक्स में है इसके ऊपर में। तो कहते हैं भारतेंदु युग, खास करके भारतेंदु युग के अगर कोई नायक हीरो अगर बात कर ले, यानी मेन हीरो, तो वो है हरिश्चंद्र। और ये बहुत बढ़िया सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हरिश्चंद्र के समय काल के हैं। अभी ध्यान से सुनेंगे, हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यहां ध्यान रखेंगे, हरिश्चंद्र की प्रेरणा से जो हिंदी वर्धनी, ये एक सभा है, ध्यान से सुनेंगे, और हिंदी वर्धनी सभा से जो प्रयाग में है, इस प्रयाग की ओर से इनको 1877 ईस्वी में एक पत्र लिखने का मौका मिला और ये एक पत्र निकाले जिसको कहते हैं हिंदी प्रदीप। अब यहां से सवाल आएगा, इसीलिए हम आपको याद ही करा देंगे
यहाँ पे, ये याद रखेंगे हिंदी प्रदीप जो है वो कौन लिखे हैं, तो हिंदी प्रदीप लाए हैं बाल कृष्ण भट्ट। नहीं याद होगा तो आप ऐसे याद रखेंगे कि बालक क्या पढ़ता है जी, तो हिंदी पढ़ता है। अब तो याद होगा आपको, बालक क्या पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, बस इतने याद रखना है। तो जब भी कहेंगे कि हिंदी प्रदीप, समझिए ओ हिंदी पढ़ना है, बालक पढ़ता है बाल कृष्ण भट्ट, याद रहेगा आपको। तो ये बाल कृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में इसको लिखे। डेट ना याद होगा तो चलेगा, लेकिन ये याद रखेंगे कि हिंदी प्रदीप जो है वो कौन लाए, तो ये बाल कृष्ण भट्ट लाए। और कहते हैं ये मासिक पत्र है, ये भी याद रखेंगे कि हिंदी प्रदीप क्या है, तो हिंदी प्रदीप जो है वो एक मासिक पत्र है और इसको लगभग कहते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट ने 33 वर्षों तक इसको चलाते रहे, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके प्रमुख रचनाओं को लेकर करके, इतनी बातें आपको लगभग समझ में आ गई होगी। और कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे, कि इन्होंने कौन से उपन्यास लिखे, कौन सा आपका नाटक है, कौन सा निबंध है, तो इसके ऊपर में थोड़ी सी देख ले। तो चलिए अब बढ़ते हैं 1886 की ओर। 1886 ईस्वी में श्री लाला निवास दास जी जो थे, इनकी एक रचना है, इसको कहते हैं सर संयोगिता स्वयंवर। और इस संयोगिता स्वयंवर को बाल कृष्ण भट्ट जी ने कठोर आलोचना कर दी, ये ध्यान रखेंगे बात को। तो यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखना है कि ये जो संयोगिता स्वयंवर है, ये भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, बनेगा आपका क्वेश्चन कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये रचना है लाला श्रीनिवास जी का। लेकिन इसमें क्या ये लिखे हैं, उसके ऊपर में ये बाल कृष्ण भट्ट ने अपना तर्क देते हुए उनकी कठोर आलोचना कर दी। तो ये आलोचना टाइप के भी लेखक है, जैसे एक होता है आलोचना करना और एक आलोचना होता है और एक समालोचना होता है। तो समालोचना मतलब कि किसी के जो कमियां हैं उसको निकाल कर करके और दूर करना, यानी निदान करना। लेकिन एक केवल होता है कि किसी की बातों को निंदा करना, आलोचना, कमियां निकालना, उसको केवल कहते हैं आलोचना। तो याद रखेंगे कि कठोर आलोचना कर रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट, तो लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर को लेकर के। चलिए अब इनके बात कर ले, इनकी कुछ रचनाएं को लेकर के, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि 100 अजान एक सुजान, याद रखेंगे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, इसके अलावा गुप्त बैरी। ये सबके सब क्या है सर, तो ये एक उपन्यास है, ध्यान रखेंगे उपन्यास है। पढ़िएंगे उपन्यास तो बड़ा ही मजा आएगा, किसी का भी उपन्यास पढ़िएगा तो एकदम पूरा कहानी के सीक्वेंस से एकदम पूरा चलते रहता है। जैसे आर.के. नारायण का जब हम छोटे थे तो उस समय में आर.के. नारायण का ही हम देखते थे, उतना तो मालूम नहीं था, आगे कुछ भी दिखाया जाता था कि ये राइटर है, लेखक है, वो सब बेकार लगता था। तो बता दे आपको, मालगुडी डेज ऐसे बहुत सारे लिखे, उनका एक प्रसिद्ध है। तो मालगुडी डेज जो है वो दूरदर्शन पे आता था, उसको हम लोग देखते थे जब हम लोग बचपन में थे। तो आप भी देखे होंगे, उपन्यास के ऊपर में काफी सारे फिल्में भी बनते हैं और बनाए भी जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनका जो उपन्यास है वो है 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव और गुप्त बैरी। ये आपका बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास रहा है। नाटक के ऊपर में बात कर ले तो इनका नाटक है पद्मावती, शिशुपाल और बाल विवाह। याद रखिए शिशुपाल वध है, ये ध्यान रखना है। तो पद्मावती, शिशुपाल वध और बाल विवाह ये किनकी रचना है, तो ये आपका बाल कृष्ण भट्ट का है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको ज्यादा नहीं याद होगा, आप कितना भी समझ जाएंगे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी बहुत याद हो गया है, लेकिन बाद में आप भूल ही जाओगे। इसीलिए समझने के बाद आपको जरूर इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात कर ले निबंध के, तो मत पूछिए, बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो निबंध में ही माहिर थे और तकरीबन कहा जाता है कि 1000 के आसपास में ये निबंध लिखे हैं, जिसमें से ये भी पूछा जाएगा आपको कि 100 जो निबंध होते हैं, यानी 100 से अधिक जो ऐसे निबंध हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट जो है वो 1000 के आसपास में निबंध लिखे हैं, जिसमें से 100 से अधिक जो निबंध है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी में सबसे प्रमुख अगर हम बात कर ले निबंध, तो वो निबंध कुछ और नहीं, इसमें बातचीत है। देखिए निबंध में क्या होता है कि निबंध में
आप किसी भी एक विषय को ले सकते हैं, जैसे यहां बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत को लिए हैं, और उस विषय वस्तु पे आप जितना मन के जो भाव है वो अपना निकाल सकते हैं। तो अंदर आत्मा से सोच कर करके और अच्छे अच्छे शब्दों के भाव से उसको सजाइए। ये निबंध है, इसमें अलग अलग जो है पात्र नहीं चलते हैं, अलग अलग जो कैरेक्टर होते हैं, चरित्र जिसको कहते हैं, वो नहीं होते हैं। अगर वो हो गया तो वो कहानी हो गया, जिसमें अलग अलग पात्र, जिसको किसी को नायक का रोल दे दिए तो किसी को नायिका का बना दिए, किसी को बदमाश विलन बना दिए, और वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा है, सबके कहानी को लेकर के चला रहे, वो एक कहानी हो गया, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर एक ही टॉपिक के ऊपर में पूरी की पूरी बात एकदम अंदर के आत्मा के भाव से एकदम लिखा जा रहा है, सर वो निबंध है, और यही काम इनको करने में बड़ा मजा आता था। इसीलिए तो कहते हैं कि 1000 के आसपास जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने निबंध की रचना की है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, एक यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जो थे ये बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन का है, इनका कंपेयर एडिशन से करने का प्रयास किए हैं, और बाकी एडिशन वगैरह सबकी बातें जब हम आपको अगले क्लास में आपको बातचीत जो शीर्षक है आपका, इसको जब पढ़ाएंगे, सारे चीज पढ़ाएंगे, आपको घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ाएंगे, राम रमोवल इस सब का अर्थ बताएंगे, असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है कैसे कैसे, सारी जो बुक्स का जो हिस्टोरी है ऐसे आपको सुना देंगे कि फिर आपको क्वेश्चन आंसर में कोई समस्या नहीं होने वाला है। और जो भी नोट्स की अगर बात रह गई तो वो आपको हम व्हाट्सएप पे जब आप हमसे कनेक्ट होंगे तो हम आपको 31 रुपया में हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर चैप्टर वाइज जो है हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।